हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। ये हमारा 5वां लेसन है। 5वें लेसन में हम जो है, ये हमारा 5वां जो लेसन है वो है उपसह संयोजी यौगिक। उपसह संयोजी यौगिक ये हमारा 5वां लेसन है, जिसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। तो इस आज ये कोऑर्डिनेशन लेसन का जो है ये सेकंड लेक्चर है। इसका पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर जा करके आप देख सकते हैं। तो देखिए, तैयारी आप लोग की अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर्स में हम जो बात करने वाले हैं, उपसह संयोजी यौगिकों में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण शब्दावली। ये जो उपसह संयोजी यौगिक होते हैं इनमें कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, तो ये टर्म्स जो है एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे ये कौन कौन से शब्दावली जो है उपसह संयोजी यौगिकों में बनते हैं, इनके बारे में हम जो है जानकारी लेंगे और फिर ये बताएंगे इनमें से जो शब्दावली होगी उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मिस न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो उपसह संयोजी यौगिक होते हैं उनमें जो टर्म्स यूज किए जाते हैं ये 8 टर्म्स हैं। इन 8 टर्म्स को आप अगर ठीक से आप जान लिए तो समझ लीजिए आप उपसह संयोजी यौगिक का कोना कोना आप जान चुके हैं, यानी आप बहुत अच्छे से उपसह संयोजी यौगिक को जानते हैं। कैसे जानोगे? पहली बात तो उपसह संयोजी यौगिक क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए K4FaCN का होल 6, ये हमारा लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक उपसह संयोजी यौगिक है K4FaCN का होल 6, ये हमारा उपसह संयोजी यौगिक है। अब इस उपसह संयोजी यौगिक में ये इतने 8 टर्म्स जो है यूज किए जाते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, ये 8 टर्म्स जो है एग्जाम में सब बारी बारी करके पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो शब्दावली है ये सारी शब्दावली एक बार में पूछा जाता, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अलग अलग करके, जैसे आपके प्रभावी परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हो, इसके निकालने की विधि बताओ, या इसका एक एग्जाम्पल दे देंगे कि इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है ज्ञात, ऐसे पूछ लिया जाता है। ऐसे इसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऑक्सीकरण संख्या से आप क्या समझते हैं। कोई 2 एग्जाम्पल दे देगा, एक आध एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बताओ, या ऐसे कर दे देगा कि आप समन्वय संख्या से क्या समझते हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी शब्दावली है सब के सब खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। तो पहले हम शब्दावली जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली शब्दावली जो प्रयोग किया जाएगा, जो बताया गया है, उपसह संयोजित क्षेत्र या मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी उपसह संयोजित क्षेत्र क्या होते हैं, यानी उपसह संयोजित क्षेत्र क्या होते हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, थोड़ा से हम ऐसे ही बताना चाहेंगे कि देखिए जो बड़ा ब्रैकेट लगा होता है यहां से लेके यहां तक, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा होता है वह उपसह संयोजित क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? कैसे लिखना है इसको हम बाद में बता देंगे, पहले आप ऐसे जनरली जान लो। ठीक, पहली बात तो समझ में आ गया होगा, उपसह संयोजित क्षेत्र या मंडल किसे कहते हैं। तो भाई जो हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर में जो भी लिखा होता है, कुल मिला के बड़े ब्रैकेट को के अंदर की सारे बातों को ये पूरा बड़ा ब्रैकेट आपके उपसह संयोजित क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। दूसरी बात है केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। दूसरा टर्म जो यूज किया जाता है केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं। तो देखो हमारे पास जो एग्जाम्पल सामने लिखा है, अगर इसमें आप जानना चाहो तो केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, तो देखो ये आपका Fe लिखा है। क्या लिखा है? Fe। यहाँ पर जो Fe लिखा है सेंट्रल मेटल एटम, यही आपका केंद्रीय धातु परमाणु बोला जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? यानी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में जो भी मेटल्स होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो केंद्रीय धातु परमाणु होगा। समझ में आई बात कि नहीं? चलो जान गए हम। अगला है लिगेंड। अगला टर्म जो यूज किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लिगेंड। तो लिगेंड क्या होते हैं? देखिए मेरे पास जो एग्जांपल है इसी में समझ लो, बाद में ये लिगेंड्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लिगेंड्स होते हैं, इसको हम डिटेल में अलग अलग वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो यहाँ आप जान लो इसमें क्या कौन लिगेंड है। तो देखिए जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं इनसे जो भी उपसह संयोजी बंध जुड़ा होता है, कौन सा बंध? उपसह संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध जानते हैं ना, तीर वाला बॉन्ड। ठीक, तो उपसह संयोजी बंध अब कौन है कैसे जानोगे, तो
तो केंद्रीय धातु, देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ दीजिए, जैसे यहाँ पर Fe है, Fe के छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो भी इसके अंदर लिखे होते हैं वो सब के सब आपके लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। भाई यहाँ पे Cn का होल 6 लिखा है तो Cn का होल 6 आपका लिगेंड बोला जाएगा। समझ में आई बात? चलो समझ गए होंगे। अगला देख लो, कीलेट संकुल। अगला जो दिया है कीलेट संकुल, कीलेट कॉम्प्लेक्स। तो कीलेट कॉम्प्लेक्स देखिए, इसमें जो हमारा ये लिगेंड होते हैं, जो हमारा लिगेंड होता है, तो जब एक लिगेंड दो बॉन्ड बनाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ तो उसे हम कीलेट संकुल बोलते हैं। इसको हम अगले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। ठीक, अगला टर्म्स यूज किया जाता है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या क्या होती है? तो देखो, अगर इसमें आप देखना चाहें तो आप देखते हैं कि Fe से 6Cn जुड़ा है, तो यहाँ पे Fe की समन्वय संख्या 6 होगी। कितना होगा? Fe का समन्वय संख्या जो होगा वो 6 होगा। इसको हम डिटेल में देखेंगे। कुल मिला के इसमें अगर देखा जाए तो Fe की समन्वय संख्या 6 है। यानी जितने उप सहसंयोजी बंध बनते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, जितने उप सहसंयोजी बंध बनते हैं वह उसकी जितनी उनकी संख्या होती है, इसकी उप सहसंयोजी बंध की जितनी संख्या होती है वो जो है समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक, अगला है ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए, ये टर्म्स ये भी यूज किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ऑक्सीकरण संख्या से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, ये जो आपका उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं, तो उप सहसंयोजी यौगिक में जो आवेश लगते हैं, भाई आप जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी तत्व या परमाणु पर स्थित आवेशों की संख्या उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। अगर इसके आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो देखिए, ये 4, यहाँ पे K4 लिखा है। अगर इसको आप तोड़ेंगे तो 4 के प्लस चार्ज बनेगा और साथ में FeCl का होल 6 और फिर 4 नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो यहाँ पर अगर Fe की ऑक्सीकरण संख्या की बात किया जाए तो देखो, यहाँ 6 है, 6 में से 4 घट जाएगा, बचेगा 2। यानी जो आपके केंद्रीय धातु परमाणु है इसके ऊपर +2 ऑक्सीकरण संख्या निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ केवल ये जान लो कि यहाँ पर Fe के ऊपर जो आवेश यानी केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर स्थित आवेशों की संख्या वो जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक, अगला है संकुल आयन पर आवेश। तो संकुल आयन पर आवेश कैसा होता है? देखो, संकुल क्या होते हैं? देखो, ये बड़े ब्रैकेट जो हमारा होता है, तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर बड़े ब्रैकेट पर जो आवेश लगता है वो उसकी आवेश, वही जो आपका आवेश होता है संकुल आयन पर आवेश। भाई संकुल किसे बोलोगे? ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा है यही तो संकुल है। तो संकुल पर जो आवेश होगा, जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो 4 नेगेटिव चार्ज लगा है, यानी संकुल के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। तो यही जो है संकुल आयन पर आवेशों की संख्या बनता है, यानी चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। अगला जो टर्म्स यूज होता है प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है ये निकाला जाता है हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है इसको बाद में देखेंगे। कुल मिला के आपके जो महत्वपूर्ण शब्दावली यूज किए जाते हैं ये आपके 8 प्रकार के शब्दावली जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज किए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपके 8 प्रकार समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें सबसे पहली शब्दावली जो आपका है उप सहसंयोजी क्षेत्र या मंडल किसे बोलते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चलो देख लेते हैं कि हमारा उप सहसंयोजी क्षेत्र या मंडल किसे बोला जाता है। तो एक चीज जान लो, उप सहसंयोजी क्षेत्र या मंडल जो हमने आपको बताया कि जो कोष्ठक लगे होते हैं, तो ये कोष्ठक वाला ही भाग जो होता है तो वही लिखा है उप सहसंयोजी क्षेत्र को एक बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। यानी जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो बड़ा कोष्ठक लगा होता है, तो कोष्ठक वाला एरिया जो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या सहसंयोजी क्षेत्र या मंडल बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास K4 FeCl का होल 6। तो ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया होता है, इसी को हम जो है मंडल यानी कोऑर्डिनेशन उप सहसंयोजी क्षेत्र या मंडल कहा जाता है। इसी को मंडल कह लीजिए या उप सहसंयोजी
क्षेत्र, उप सहसंयोजी क्षेत्र या मंडल कहा जाता है। पहली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि जटिल आयन में एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, यानी जो आपका ये उप सहसंयोजी क्षेत्र होता है इसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। जैसे यहाँ पे Fe जो है एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ये हमारा जो होता है ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है। क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ठीक, और आगे क्या कहा गया? जिसके साथ अणु या आयन उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते। तो अब इस Fe के साथ यहाँ पे Cn जुड़ा हुआ है, तो 6 जुड़े हुए हैं, यानी एक Cn इधर हो जाएगा, 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 और एक Cn जो है इधर हो जाएगा, और एक Cn इधर हो जाएगा। कुल मिला के इसके चारों ओर उप सहसंयोजी बंध द्वारा जो है लिगेंड जो है जुड़े हुए होते हैं। तो ये लिखा है कि जटिल आयन में एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है जिसके साथ अणु या आयन उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमारा जो है साइनाइड है, साइनाइड अणु जो है इसके साथ जो है जुड़ा हुआ होता है। ये एक प्रकार का Cn नेगेटिव चार्ज आयन होता है जो इसके साथ उप सहसंयोजी बंध द्वारा, भाई ये जो बंध होता है ये उप सहसंयोजी बंध द्वारा जो है जुड़ा हुआ होता है। समझ में आई बात? और आगे कहा गया कि उप सहसंयोजी क्षेत्र में स्थित परमाणु या समूह आयनित नहीं होते हैं। इस बात को आप ठीक से ध्यान से रखिएगा कि जो है हमारा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है यहां से यहां तक, ये कभी भी आयनित नहीं होता है। अगर होता भी है नाम मात्र का तो बहुत अल्प आयनित होता है। एक बात दिमाग में बैठा लो कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ये कभी भी आयनित नहीं होता। ठीक, अगली बात यह है जो परमाणु या समूह उस उप सहसंयोजी क्षेत्र में नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई एटम लिखा हो, परमाणु लिखा हो, जो उप सहसंयोजी क्षेत्र में ना लिखा हो तो नहीं होते हैं, तो उन्हें कोष्टक के बाहर रखा जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो एक K4 लिखा है। क्या लिखा है? K4। तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखा गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा गया है, तो वही कहा गया बाहर रखा जाता है जिसे आयनन क्षेत्र कहा जाता है। यानी कोऑर्डिनेशन के क्षेत्र के बाहर, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का जो एरिया होता है उसे हम आयनन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयनन क्षेत्र कहा जाता है, आयनन कूटर बोला जाता है। तो यहाँ पर ये पोटेशियम जो है ये आयनन क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ये हमारा उप सहसंयोजी क्षेत्र या मंडल किसे कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ में आई होंगी। इस क्लास में इतना है, अगले क्लास में इसके अगले जो है टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। भाई वीडियो अगर आपको समझ में आ गया हो, अगर आपको लगता है इससे आपकी तैयारी जो है काफी हेल्पफुल होगी तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।